नमस्कार दोस्तों, ये वैल्यू एडिशन सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय। टॉपिक नया नहीं है, बट एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो ज़्यादातर हम आंसर में लिखने में भूल जाते हैं। तो हमें ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि हमें इसे आंसर में जरूर प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए हम इसे डिस्कस करेंगे ताकि एक दो एग्जाम्पल से ये हमें हमारे समझ में आए और इसे हम उपयुक्त जगह आंसर में डाल सकें। तो हम इस वैल्यू एडिशन सीरीज से इन की टर्मिनोलॉजी को समझने और उनका आंसर में उपयोग करने की क्षमता विकसित करने का प्रयास करेंगे। नेचुरल जस्टिस जो उदार, समान, तार्किक रूप से जो जस्टिस किया जाता है, वो जस्टिस का क्या मतलब है? न्याय। तो वैसे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही वेग सी डेफिनेशन मिलती है, परंतु जैसे एनआईओएस वगैरह में बहुत सिंपल सा दिया है कि जो जिसे मिलना चाहिए यदि वह उसे मिल जाए तो ये स्टेट, ये सिचुएशन जस्टिस की कहलाती है। जो जिस चीज को डिजर्व करता है, न्याय प्रणाली भी हमारी यही बताती है। मान लो जिसने जो अपराध किया है उसको वही उसके तुलनात्मक रूप से दंड मिल जाए, तो जिसे जो मिलना चाहिए उसके कर्मों के अनुसार यदि उसे वो मिल जाए तो ये न्याय की अवस्था है, न्याय की दशा है। इस जो ये इंग्लिश में जो ये जस्टिस के, नेचुरल जस्टिस के बारे में दिया गया है, इसका हिंदी में भी अगली स्लाइड पे है, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल जस्टिस है। इसके मेनली दो प्रिंसिपल सब जगह बोले जाते हैं, पर कहीं कहीं ये तीसरा प्रिंसिपल भी बताया जाता है कि नेचुरल जस्टिस तभी संभव है जब बिना किसी निष्पक्षता के, बिना किसी पक्षपात के जस्टिस किया जाए। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में ही न्यायाधीश नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में ही निर्णय नहीं कर सकता। जैसे इस वाले केस में कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजेआई थे, राजन गोगोई, इनके खिलाफ एक सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन हुई और एक स्पेशल बेंच ने उसे सुना जिसको ये खुद हेड कर रहे थे। ठीक है, खुद हेड कर रहे थे, तो ये अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें है कि किसी भी दूसरे मामले को सुने बिना निर्णय नहीं किया जा सकता। दूसरे मामले को सुनवाई का पक्ष जरूर दिया जाना चाहिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला तो स्वयं खुद के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, यानी ये दो पार्टी है, तो न्यायाधीश कोई तीसरा बंदा हो जो इन सबसे स्वतंत्र हो, इनसे कोई लिंक उसका ना हो। दूसरा कि किसी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पक्ष को सुनकर निर्णय दे दिया जाए, दूसरे पक्ष की सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए कि कोई बायसनेस ना हो, कोई पक्षपात ना हो सके। जैसे इल्बर्ट बिल विवाद था, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इल्बर्ट बिल विवाद। उसमें क्या कि भारत जो ब्रिटिशर्स थे उनके मामले केवल ब्रिटिश न्यायाधीश ही सुनेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से पक्षपातपूर्ण निर्णय था, तो ऐसा दशा ना होनी चाहिए। तीसरा एस्पेक्ट इसको बताता है। यह हमारे आर्टिकल 14 और 21 में मजबूती से रखा गया है, इसका पालन करने का पूरा इंतजाम किया गया है। एक इंपॉर्टेंट इशू है, वो इसके माध्यम से हम डिस्कस करना चाहते हैं। ये 2017 का मामला है, तमिलनाडु की एक सीट का मामला है, जहां ये पाया गया कि धन बल के प्रभाव से निर्वाचन को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तभी निर्वाचन आयोग ने आरपीए एक्ट में संशोधन की मांग की और कहा कि
आरपीए एक्ट में संशोधन करके और ब्राइबरी या भ्रष्टाचार को एक संज्ञेय अपराध के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। मतलब वोट के लिए जो लोग पैसा दे रहे हैं या पैसे का प्रयोग कर रहे हैं, मुफ्त गिफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह का एक ये गैर जमानती अपराध के रूप में घोषित किया जाए। दूसरा, एक ये भी मांग की थी कि अगर किसी न्यायालय ने, सक्षम न्यायालय ने किसी उम्मीदवार पर अपराध सिद्ध कर दिया है और अपराध ऐसा है जिसमें 5 या 5 से अधिक साल की सजा मिलेगी, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए। इसमें थोड़ा इशू ये था कि जो इसका जो जांच करेगा, जैसे मान लो जो दोषी पाया, जो शिकायत की, वो खुद इलेक्शन कमीशन ने किया क्योंकि वही निगरानी करता है, और जांच भी खुद ही करेगा और निर्णय भी खुद ही देगा। तो शिकायत भी इलेक्शन कमीशन ने ली या उठाई, जांच भी खुद ने की और निर्णय भी खुद ने दिया। तो ये इस तरह का एक विवाद और सामने आया था। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आप नेचुरल जस्टिस को आंसर में उपयोग करने का प्रयास करें। इस टर्मिनोलॉजी को जहां कहीं भी आपको लगे कि उपयुक्त तर्क हमारे नहीं बन रहे हैं, तो जैसे जनरली बोला जाता है कि प्रियम्बल या उद्देशिका से कुछ पॉइंट लिए जा सकते हैं सभी प्रकार के आंसर में। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी आदर्श बातें और मूल्य लिखी गई है कि वहां से कोई ना कोई बिंदु जरूर बन जाएगा, चाहे वो करप्शन का क्वेश्चन हो, चाहे वो भ्रष्टाचार चाहे गरीबी का हो, चाहे वो कोई विकास रिलेटेड हो, चाहे ग्रामीण रिलेटेड हो, चाहे सामाजिक असमानता रिलेटेड हो। प्रियम्बल में आपको कोई ना कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा। इसी तरह से हम इन टर्मिनोलॉजी को भी यूज करें, प्राकृतिक न्याय जैसी टर्मिनोलॉजी को भी आंसर में जरूर डालें। और नई नई टर्मिनोलॉजी और फैक्ट और एग्जाम्पल के साथ हम दोबारा आएंगे और ये सीरीज कंटिन्यू रखने का प्रयास करेंगे ताकि कुछ वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।